गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आज के इस सेक्शन में हम हमारे इस 12 क्लास जो बोर्ड गोइंग क्लास है, कुछ सेक्शन सब्जेक्ट बचे हुए थे। उस सेक्शन को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स फॉर बोर्ड गोइंग स्टूडेंट्स। It's pending, and in July month we'll have examination for remaining papers. So my motive is to complete the whole syllabus in coming days with the help of team. और आप सभी बच्चे भारत के जिस कॉर्नर में बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी संभावना है कि हम अपने पूरे सिलेबस को एक ऐसे वे में खत्म करें, एक फिनिश करें कि हमारी पूरी कैपेसिटी जनरेट हो। जो कुछ बीच में गैप रह गया है, हम लोग स्कूल सिस्टम से दूर रहें, उसको पूरा करें और एग्जामिनेशन के लिए पूरे तैयार हों। सो द चैप्टर वी हैव टुडे, इट्स अ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इट्स द बिगेस्ट टॉपिक फॉर योर सिलेबस। हमने इस चीज़ को इसलिए लिया है कि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का एरिया है, उसके आधे मैप वर्क इस चैप्टर से होते हैं। So we are going to complete this chapter in this lecture, and we all will be very focused towards the contents, about writing the notes, location maps, everything in coming 1.5 hours. So आप सभी को इस एरिया में स्वागत है, इस सेक्शन में, और हम सभी पूरी कंसंट्रेट होके इस 1.5 hours में इस चैप्टर को पूरे मन से करें कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या हमें रह न जाए, और जो आने वाले दिन हैं सभी को अगर हम सक्सेसफुल बना लें तो ये एग्जामिनेशन बहुत ही इजी एग्जामिनेशन आपके लिए हो जाएगा। सो मेरा प्रयास है, और आप सभी के प्रयास के द्वारा एक अच्छी तैयारी, बोर्ड एग्जामिनेशन तैयारी हम सभी मिलके करें। आप जो बच्चे जहाँ कहीं भी हैं, मेरे साथ मिलके काम करें, तो विल हैव वेरी वंडरफुल रिजल्ट इन फ्यूचर। और आपके लिए एक अच्छा सा अवसर होगा कि इतने गैप के बाद भी आप इस एग्जामिनेशन को बेहतर करा पाएं। So it's efforts from my side. देखो, जब कोई स्टूडेंट्स, कोई टीचर्स सभी मिल के काम करते हैं, तब जाके एक बेहतर रिजल्ट बनता है। तो जरूरत है कि मैं जितना एफर्ट्स दे रहा हूँ उतना आप भी एफर्ट्स दें, और तब जाके ये चीज एक बेहतर रूप में आपके सामने नजर आए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। द चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. It's the 8th chapter of your syllabus. We have two words here. One is transport and second is communication. देखो, चैप्टर से भी क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए। एक है ट्रांसपोर्ट और दूसरा है कम्युनिकेशन. सो ट्रांसपोर्ट मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल आइटम. अगर कोई भौतिक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी माध्यम के द्वारा भेजी जाती हो तो उसे हम परिवहन कहते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? दैट इज परिवहन. सो इट इज अ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल आइटम. अगर पूछता हो, जो मीनिंग आता है, मीनिंग से क्वेश्चन होते हैं. सो फिजिकल आइटम का मूवमेंट क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन. नाउ वी हैव कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. जो वस्तु बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होती है, जिसको हम छू के फील नहीं करते हैं, सिर्फ भाषाओं में, ज्ञान में, संचार का हिस्सा बनता है. सो इसको परिभाषित करेंगे, इट्स एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ज्योग्राफिकल प्लेसेस. सो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है. अब स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि 5 मिनट इस स्लाइड पे हम दें, क्योंकि ये हमारे पूरे आने वाले दिन का एक बेस है, जिस पे हम, जिस एनर्जी पे आने वाले दिन में हम काम करेंगे. सो द माय मोटो इज टू गिव यू द स्ट्रेटजी, द प्लानिंग, हाउ वी कैन गो फॉर 100% मार्क्स इन ज्योग्राफी. हमारे कौन कौन से एरिया है, डिफिकल्ट एरिया है, और कौन सी इजी एरिया है. अगर हम पहले पहचान लें तो हम इन चीजों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. अब देखिए, सबसे पहली बात है कि आज के दिन में ये फॉर्मेट चेंज हुआ है और एक नया चीज आया है. वो आया है एमसीक्यू.
और ज्योग्राफी में करीब 18 एमसीक्यू होंगे आपके, 18। सबसे पहला टारगेट ये हो कि आपके 18 क्वेश्चन पे इतना कमांड हो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए जरूरी है मैं जिस चीज को डील करने जा रहा हूँ इस चैप्टर को, उसमें जितनी डिफिनीशन आएंगे उसको मेरे साथ सही करेंगे। जितना फैक्ट्स आएगा, इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स आएगा, उसको उसी समय याद कर लेंगे, यानी कि कल याद करने की बात आएगी। लोकेशन, वो प्लेस, ज्योग्राफिकल प्लेस कहाँ है उसकी जानकारी हो जाए। किस डेट को कोई योजनाएं लॉन्च की गई थी उसे याद कर लिया जाए। और वो ज्योग्राफिकल फेनोमिना क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसका बेसिक जानकारी हो जाए तो ये 18 मार्क्स आपको जरूर आ जाएगा। So my motive is to give you all the detailed information about these areas of MCQ, the first area, जिसमें हमें हारे नहीं, हम उसको बिल्कुल करेक्ट वे में करें। दूसरा चैलेंज जो मैं इसको, पांचवी एरिया को हमने इसको सिस्टमेटिकली लाया है। सबसे टफ एरिया आपको एमसीक्यू बताया जहां गलती होने की संभावना होती है। एंड द सेकेंड एरिया यू हैव मैप बेस्ड क्वेश्चन। जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उस एरिया में देखिएगा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड मैप होता है। उस मैप में देखिएगा कि आपको ये एरिया, जो मैप एरिया है वो कोई कंपैरिजन का मैप दे देगा और उस चीज को आपको बताना होगा। तीसरा एरिया है जो मैप लोकेशन आता है, मैप स्किल रिलेटेड मैप लोकेशन आएगा, उसको मैप पे दिखाने के लिए दिया जाएगा आपको 10 मार्क्स का। ये एरिया आएगा 5 इंडिया से और 5 वर्ल्ड एरिया से। एंड फोर्थ एरिया होगा आपको हॉट्स के रूप में पूछा जाता है। हॉट्स मीन्स आपको ऐसा एरिया जो पूरे चैप्टर का आपका अपना अंडरस्टैंडिंग, ऐसा एरिया जो आप चैप्टर को पहुंचने के बाद, पूरे एरिया को कवर करने के बाद आप उसको किस वे में समझते हैं। अगर ये एरिया कवर है तो आपके मार्क्स कभी ना कटेंगे। सो द फोर्थ एरिया इज हॉट्स। अब बात आती है जनरल क्वेश्चन। जो जनरल क्वेश्चन है वो आपका 3 और 5 मार्क्स का कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जो सभी बच्चे आसानी से दे पाते हैं। इन चीजों को टारगेट करके हम अगर पूरा काम करें तो हम पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। टारगेट एरिया वी हैव 5 मेजर डिफिकल्ट एरिया: एमसीक्यू, मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप लोकेशन, हॉट्स एंड जनरल क्वेश्चन। मैं हमेशा बताते आया हूं इस एरिया को आप कवर कर ले तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरे पढ़ाने के दौरान जो मैं चैप्टर को डील करने जा रहा हूं, इन सभी एरिया को ध्यान में रखेंगे। जब डिफिनीशन आए, मैप बेस्ड क्वेश्चन आए या लोकेशन आए तो उस पर सजग होकर नोट करना है और उसको याद करना है। अब बताता हूं कि ये टोटल क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन होता है, जिसमें फर्स्ट 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के होते हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन मैप का होता है। तो इस लिहाज से आप टाइमिंग का भी ख्याल रखें कि ये एरिया कवर हो जाए। अब मैं आता हूं टॉपिक पे, राइट। सबसे पहला चीज होता है कि आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं, उस पर कमांड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज होता है कि उस टॉपिक का पूरा कंटेंट्स आपको एक मेंटल मैप के रूप में हो, तो फिर वो टॉपिक आपके लिए इजी हो जाता है। तो इसमें देखिए कि ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में जो आधा हिस्सा यहाँ तक है वो एरिया ट्रांसपोर्ट का है और ये एरिया कम्युनिकेशन का है। आप अगर बेसिक क्लास में पढ़े हैं तो मैं मेरे साथ इसको स्ट्रक्चर को बनाइए। तो ये ट्रांसपोर्ट का एरिया हुआ, ऐसा कुछ एरिया। तो ट्रांसपोर्ट के 3 मेजर डोमेन्स एरिया है। आपको डोमेन्स में देखिएगा कि सबसे पहले लैंड होगा, उसके बाद वाटर होगा और एयर होगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा कि आपका जो ये एरिया है वो मेरा ही उद्देश्य था कि इस चीज को जोड़ा जाए कि सबसे पहले सिलेबस की बेसिक बातों को समझें, कि हम उन चीजों को जोड़ें जो हमारे लिए उपयोगी हैं
और सिलेबस को समझें और उस पे काम करें। मैं चाहूँगा फिर से स्लाइड पे जाया जाए और उस चीज़ को जोड़ने का प्रयास किया जाए। शायद स्लाइड आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं फिर से उसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरे ख्याल से ये स्लाइड का जो एरिया है, अभी तक जो एलैबोरेट किया वो आपको नज़र नहीं आया है। मैं फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्लाइड एरिया। अ, ये एरिया देखिए कि हमने फिर से स्लाइड लाने की कोशिश की है। ये चैप्टर है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और इस एरिया को फिर से एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो चैप्टर्स है वो आपके सामने आया। हमने पहले बताया कि इस एरिया में कौन-कौन से डिफिकल्ट एरियाज हैं। आपको एमसीक्यू है, मैप लोकेशन है, हॉट्स हैं एंड जनरल क्वेश्चन है, राइट? अब दूसरा एरिया है कि हम इस एरिया को डोमेन्स एरिया को हमने निर्धारित किया कि इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में कौन-कौन से कंटेंट्स एरिया है जिसको करके हम इसको बेहतर बना सकते हैं। सो नाउ कम टू द डिस्कशन एरिया कि हमारा एक शब्द आया सबसे पहला 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, वो आया दैट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, राइट? इट इज अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। कोई भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनता है तो उसका दो एरिया होता है। एक को कहते हैं हम नोडल एरिया एंड दूसरे को कहते हैं हम लिंक एरिया। एक एरिया क्या हुआ? नोड एरिया, और दूसरा एरिया हुआ लिंक एरिया। जब कोई भी दो केंद्र किसी रेखा के द्वारा या सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ जाए तो उसको हम नेटवर्क के रूप में देखते हैं। पूछा जाएगा व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क? इन अ नेटवर्क विल हैव टू नोडल एरिया एंड लिंक एरिया। जैसे कोई ऐसा आप मैप देख सकते हैं कि एक जर्नी है चंडीगढ़ और दिल्ली की, तो चंडीगढ़ और दिल्ली क्या हो गया? नोडल एरिया हो गया, और जो हाईवे हो गया वो हो गया आपका लिंक। लिंक और नोड मिला के नेटवर्क बनता है। अब देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके सामने आ रहा होगा, पहले कुछ आ नहीं रहा था, अब मुझे क्लियर लग रहा है कि लैंड, वाटर, एयर, इन चीज को पढ़ना है। अब इस चीज से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जहां से आप यहां से मान सकते हैं कि इन चीजों को नोट करना है और इन चीजों को डिटेल से याद करना है। सबसे पहला आपको मीनिंग के रूप में पूछा जाएगा रोड डेंसिटी। यहाँ से लिखिए और इसको समझिए कि एक एरिया है जहां पर ऐसा कोई स्क्वायर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और जिसमें रोड का लेंथ है। पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितना रोड की लंबाई है उसे हम रोड डेंसिटी कहते हैं। अब पूछता है सेकेंड एरिया कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है। रोड डेंसिटी के लिए हम याद रखें ये नॉर्थ अमेरिका है, सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी है दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका। दूसरा है कि ऑटो वाहन, आपको पूछा जाता है कि पब्लिक व्हीकल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटो वाहन किस देश की सेवा है? इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ जर्मनी। 1 मार्क्स के जितने भी एरियाज हैं मैं उसको डील कर रहा हूँ। रोड डेंसिटी एज अ मीनिंग, कॉन्टिनेंट कहाँ पे रोड डेंसिटी सबसे ज्यादा है, एंड 3 अर्बन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन। देखिए जब भी आप एनसीईआरटी बुक को डील करें तो जो चीज बॉक्स में लिखा हो उसके लिए सावधान हो जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें बॉक्स में ये दिया हुआ है कि जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका समाधान कैसे हम ढूंढ सकते हैं। उसमें देखिए हाई पार्किंग फी है, एमआरटी है, मास रैपिड ट्रांजिट है, इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज हैं, और एक्सप्रेस वे है। अगर इन चारों चीज को उपयोग किया जाए तो अर्बन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये बेसिक चीज है, नई आपको सीरीज में दिया गया है। अब बात करते हैं कि जो दूसरे मीनिंग एरिया जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक पूछा जाएगा, पहले 1 मार्क्स के लाइन क्वेश्चन होते थे, अभी के दिन में सुपर हाईवे का 4 ऑप्शन आ जाएगा, उसको देगा डिफाइन करने के लिए। पूछा जाएगा सुपर हाईवे क्या है?
देखिएगा, सुपर हाईवे कोई रोड सिस्टम है, उसमें 3 to 4 लेन सिस्टम होते हैं बोथ वे में, और ये हाईवे के द्वारा कनेक्टेड होता है। एटलीस्ट 80 मीटर इसकी ब्रीथ होती है, और ये फ्लो के रूप में होता है जहाँ पे कंजेशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो ऐसा लिखेंगे, 40 मीटर की चौड़ाई का रोड सिस्टम, सड़क मार्ग हो जिसमें 3 से 4 लेन बने हो, 6 लेन होता है मैक्सिमम, तो ऐसा लेन बना हो और जिसमें बाधा रहित परिवहन हो, उसे हम सुपर हाईवे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आएगा नॉर्थ अमेरिकन सुपर हाईवे। ऐसा दे देगा कि एग्जामिनेशन में कि आपका उत्तर अमेरिका का सुपर हाईवे कौन सा है। यहाँ पे मैं मैप से जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको देखिए कि अमेरिका में ऐसा कुछ एक मैप बनाई है कि ये एरिया है, ऐसा कुछ एरिया है। अमेरिका में ये अलास्का का एरिया है, ये यूएस का एरिया है, और ये कनाडा का एरिया है। तो यहाँ पे अलास्का भी यूएस का हिस्सा आता है। तो यहाँ पे दो प्लेसेस आते हैं, एक आता है एडमंटन और एक आता है एंकरेज। इस मार्ग को बोलते हैं हम अलास्का मार्ग। अलास्का हाईवे कनेक्ट एडमंटन टू एंकरेज, ऐसा कोई एरिया है। दूसरा पूछा जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका का दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, द सेकेंड वन। तो उसमें देखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका का एक एरिया जो आपको जुड़ता है, यहाँ पे एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड, और यहाँ पे एक एरिया है वैक्यूवर। सो न्यू फाउंड द्वीप पर यहाँ पे एक जगह है सेंट जोन्स, हिंदी में भी लिख दीजिए तब भी चलेगा, सेंट जोन्स। और यहाँ पे एक जगह है वैक्यूवर, इसे कहते हैं हम ट्रांस कैनेडियन हाईवे। सो पूछा जाएगा, ऐसा ऑप्शन में आए कि उत्तर अमेरिका का दो सुपर हाईवे कौन कौन से हैं। वन इज अलास्का हाईवे एंड द सेकंड इज ट्रांस कैनेडियन हाईवे। इन दोनों को याद करना है। सो सेकंड वन ऑप्शन में ऐसे आप कहेंगे, सारी ऑब्जेक्टिविटी को डील करता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि ये हमारा साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे ये सिस्टम है नॉर्थ अमेरिका का। ऐसा कुछ रफ मैप हमने बनाया जो रोडवेज या मार्ग नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों को जोड़ता हो। ऐसे हाईवे सिस्टम को बोलते हैं पैन अमेरिका हाईवे। सो हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी के लिए 3 टर्म आया, अलास्का हाईवे, एडमंटन टू एंकरेज, ट्रांस कैनेडियन हाईवे सेंट जोन्स टू वैंकूवर, एंड पैन अमेरिका फ्रॉम अलास्का टू चिली। ये अलास्का है, यहां से चिली तक पूरे दोनों अमेरिका को जोड़ने के लिए जो रोड सिस्टम है उसको बोलते हैं हम पैन अमेरिकन हाईवे। अब देखिए यूरोप हाईवे एंड प्रॉब्लम। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्टिविटी पे के लिए कंफर्म हुई है कि हमारा यूरोप है, और यूरोप में जैसा हम यूरोप का मैप बनाते हैं ऐसा कुछ इस तरह का, ये डेनमार्क, और ये एरिया नॉर्वे का एरिया, ये इटली का एरिया, ऐसा कुछ इस तरह का हम यूरोप का कोई मैप बना लेते हैं। तो कहता है यूरोप हाईवे एंड प्रॉब्लम। तो देखिएगा जितना भी हाईवे सिस्टम है वो वेस्टर्न यूरोप में है, और ईस्टर्न यूरोप में हाईवे की कमी है। पूछा जाएगा कि लॉजिकल क्वेश्चन, व्हाई देयर हैज बीन लार्ज नंबर ऑफ हाईवे सिस्टम इन वेस्टर्न यूरोप एंड लेस नंबर ऑफ इन ईस्टर्न यूरोप। पश्चिम में ज्यादा है और पूरब में कम क्यों है। तो देखिएगा कि पहला कारण यह है कि वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, औद्योगिक विकास हुआ है, तो सभी एरिया को जोड़ने के लिए अर्बन का विकास हुआ है। तो इस कारण से ये लॉजिक बनेगा, इट इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर पूछेगा कि अन्य महाद्वीपों की तरह यहाँ रोड डेवलप क्यों नहीं हुआ है, जैसे अन्य कॉन्टिनेंट्स में नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा डेवलप हुआ, यहाँ कम क्यों हुआ है। उसका एक कारण बहुत ही लॉजिकल कारण है जो आपकी बुक देता है, उसमें ध्यान देना है कि जो पूरा यूरोप है उसमें वाटरवेज बहुत ही यूजफुल है, और वाटरवेज सस्ता भी होता है। सो यूरोप हैज वेरी गुड डेवलपमेंट ऑफ
waterways and also the railway network, जिसके कारण से यूरोप में रूट बेस कम हुआ है। जब कोई क्वेश्चन व्हाई और हाउ से रिलेटेड हो और आपको लॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाता हो, तो आपको क्वेश्चन देगा व्हाई ईस्टर्न यूरोप एंड मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप हैज लेस डेवलपमेंट ऑफ रोड बेस। सो इट विल हैव टू क्लॉजेस। फर्स्ट, it has good development of water base, and Western Europe has a urban area, industrial area. Eastern Europe has a less growth of these things. तो ये लॉजिक को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए रशियन हाईवे, आपको ऐसा ऑब्जेक्टिविटी फिर से आएगा कि इन सारी चीजों की जरूरत तब पड़ गई जब आपको आज के दिन में ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी चीज को नोट कीजिएगा और ध्यान रखें कि ये सबसे एक क्वेश्चन एरिया आएगा। अब देखिए रशियन हाईवे को ध्यान रखें कि रूस हमारा एक देश है, ये कंट्री है। इस तरह का हम एक मैप बना ले चाइना से जोड़ के, ये हमारा ओखोटस सागर है। तो देखिएगा यहाँ से मॉस्को से लेके व्लादिवोस्टोक तक एक रोड बना है जिसको हम सुपर हाईवे, रशियन सुपर हाईवे कहते हैं। और अन्य जगहों पे इसका विकास नहीं हुआ है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछे कि रशियन हाईवे का विकास कहाँ से कहाँ तक है, सो इट इज फ्रॉम मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक। जैसे एक रेलवे चलती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो उसके पैरेलल ये रोड बेस सिस्टम है जिसको आप याद रखेंगे। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका का 2 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुपर हाईवे है, अलास्का हाईवे एंड ट्रांस कैनेडियन। पैन अमेरिकन हाईवे मींस कनेक्टिंग नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। यूरोपियन हाईवे का हमने प्रॉब्लम बताया, कंपटीशन है वाटरवेज से। रशियन हाईवे फ्रॉम मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक। अब ये तीसरा चीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। अगर कोई टफ क्वेश्चन आता हो तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि हमारे एक इंडिया है और इंडिया, हमारे देश जो इंडिया का उत्तरी हिस्सा है वो चाइना का एरिया है, ध्यान दीजिएगा। सो चीन में जैसे भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स है, ऐसे ही 4 सिटी जुड़ते हैं, संघाई, गुआंगजो, बीजिंग एंड सिंग्स, जिसको टेंसेंस बोलते हैं। सो ये 4 चीजें हैं जो 4 सिटीज जुड़ के जो मार्ग बनाता है, क्रिस क्रॉस मार्ग कहते हैं। आपको चारों सिटी ना पूछेगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको संघाई, गुआंगजो, बीजिंग को याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद करना है कि क्रिस क्रॉस मार्ग किस देश का हाईवे सिस्टम है। जैसे हमने कहा रशियन रेलवे मॉस्को से लेके व्लादिवोस्टोक तक है। हमें यह याद रखना है कि ये 4 चाइना का सिटी जुड़ के क्रिस क्रॉस मार्ग बनाता है। आपको कभी भी इतना टफ नहीं होगा कि चारों सिटीज को याद करना पड़े, फिर भी आप इसको ध्यान में रखें। जिसे अब देखिए भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स है, सेम हुआ चाइना क्रिस क्रॉस की तरह। आप हमारे पास देखिए कि एक एरिया आ गया कि ये एरिया हमारा कलकत्ता सिटी है और ये चेन्नई सिटी है, मुंबई है और ये दिल्ली है। इसको जोड़ने के लिए जो सिस्टम बना उसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। ऐसा ही चाइना का सिटी हो गया जिसको हमने कहा क्रिस क्रॉस मार्क। तो अगर इतना थोड़ा सा व्यू बन जाए, नाम भी याद रहे, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो वी हैव पैन अमेरिका कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, Western Europe, Eastern Europe, Russia, and you have this one is a crisscross mark. Now we have border road base, जिसको BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड बेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इससे ऑब्जेक्टिविटी को लेकर 2 क्वेश्चन आएगा कि बॉर्डर रोड बेस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है। सो इट इज कनेक्टिंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री टू द फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, जो देश की राजधानी को देश की सीमा से जोड़ता है। इट इज फॉर डिफेंस एंड फॉर कनेक्टिंग द नेबर कंट्रीज। जो सीमा सड़क होता है वो देश की राजधानी को सीमा से जोड़ती है और यह व्यापार तो बढ़ाता ही है, प्रतिरक्षा का भी काम करता है। सो इन सभी एरिया को हमने हाईवे एरिया से सभी ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिया। अगर आपको टर्म भी याद है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सो एज अ रिवीजन है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को अलग अलग रूप में मिला रहा हूँ जिसको आप नोट करें और याद करें, फिर इस पे काम कर लें तो हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास रेलवे आ गया। इस रेलवे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको ध्यान देना है। एक है गेज सिस्टम।
गेज सिस्टम में गेज का अर्थ होता है कि रेलवे के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कि दो रेलवे ट्रैक के बीच जो गैप होता है, इसे हम गेज सिस्टम के रूप में लेते हैं। हमें कंपेयर करना है इंडिया का और वर्ल्ड का, मे बी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ जाए। जैसे देखिएगा, वर्ल्ड में एक है ब्रॉड गेज, एक है स्टैंडर्ड गेज, और एक है मीटर गेज। जो ये 1.5 मीटर का गैप हो तो उसे हम ब्रॉड गेज कहते हैं। स्टैंडर्ड गेज में 1.44 मीटर का होता है, और मीटर गेज में 1 मीटर होता है। ये विश्व के लिए होता है। आपको याद, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, फैक्ट से याद कर लीजिए। शॉर्ट ब्रॉड गेज 1.5, स्टैंडर्ड गेज 1.4, एंड मीटर गेज वी हैव 1 मीटर। अब इंडिया में क्या है देखिए, ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, एंड नैरो गेज है। ब्रॉड गेज में 1.67 होता है, मीटर गेज में 1 मीटर होता है, और अगर ब्रॉड गेज को उल्टा कर दीजिए 0.76, तो ये नैरो गेज हो जाएगा। थोड़ा सा इस तरह का लॉजिक लगाइए तो याद हो जाएगा। विश्व और भारत को दोनों कंपेयर कर लीजिए। कोई एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का पूछेगा, एक्सप्लेन द गेज सिस्टम इन द वर्ल्ड और एक्सप्लेन द गेज सिस्टम इन इंडिया। तो ये थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के रूप में याद कर लें कि गेज सिस्टम क्या होता है, विश्व का गेज सिस्टम और भारत के गेज सिस्टम में क्या अंतर है, जो ट्रैक प्रणाली है उसमें क्या अंतर आता है। सो मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। या फिर आज के दिन में जो ऑब्जेक्टिविटी का वो दौर आया है, उसमें आपको इसमें से कोई एक दे देगा कि अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में स्टैंडर्ड गेज कितने का होता है, या फिर अदर कंट्रीज में ब्रॉड गेज कितना होता है, भारत में कितना है। तो ये थोड़ा सा इस फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए तो ये बातें कवर हो जाएगी। अब देखिए, द कॉन्टिनेंट्स हैविंग द हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी, यहाँ पे बात आई, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने कहा विश्व में सबसे ज्यादा जो रोड बेस्ड डेंसिटी है, दैट इज नॉर्थ अमेरिका, एंड द हाईएस्ट रेलवे डेंसिटी इज इन यूरोप। हमने कहा अभी कि यूरोप में सड़क मार्ग का विकास कम हुआ है, ज्यादा विकास हुआ है वाटरवेज का और रेलवेज का। सो हाईएस्ट जो रोड जो रेड डेंसिटी है वो यूरोप में है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि यूरोप में जो रेलवे है वो वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा डेवलप हुआ है, ईस्टर्न पार्ट में कम डेवलपमेंट हुआ है। ऐसे देखिएगा कि साउथ अमेरिका में रेलवे है, और अफ्रीका में रेलवे है। इन दोनों से एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में याद दिलाना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, एक टर्म आता है ब्लू ट्रेन। पूछा जाएगा अफ्रीका से, ब्लू ट्रेन किस देश की सेवा है। सो ब्लू ट्रेन इज रिलेटेड टू साउथ अफ्रीकन ट्रेन सिस्टम। सो वहाँ लोकल ट्रेन जो चला करती है प्रिटोरिया की तरफ या केप टाउन की तरफ, इस ट्रेन को हम बोलते हैं ब्लू ट्रेन। साउथ अमेरिका में आपको इस तरह का, दक्षिण अमेरिका का एक मैप बना लीजिए, और यहाँ से देखिए ये मॉन्टेवीडियो से लेकर ये इधर का बेलपरासो तक का एरिया है। इस एंडीज को पार करके ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बना है। आमतौर पे पूछा जा सकता है। सो मॉन्टेवीडियो इधर साइड, बेलपरासो इस एरिया में रेलवे नेटवर्क है। तो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सभी को ऑब्जेक्टिविटी के लिए तैयार कीजिए। गैस सिस्टम कितने प्रकार का है, रोड रेलवे डेंसिटी किस कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, और साउथ अमेरिकन अफ्रीकन रेलवे में ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या चीजें हैं। सो ब्लू ट्रेन जो है अफ्रीका की है, और ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे साउथ अमेरिका का ऐसा है। सो ये सारा जो एरिया था आपका, सारे ऑब्जेक्टिविटी का दायरा था। नाउ कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन एरिया। यहाँ पे रेलवे से जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको नजर आएगा, वो इस पे जरा ध्यान दीजिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको समझाने जा रहा हूँ। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे महत्वपूर्ण रेलवे सिस्टम है, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इससे 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको एक फेवरेट क्वेश्चन मैप क्वेश्चन का भी होता है। अब यहाँ पे देखिए कि एक एरिया है, ये है व्लादिवोस्टोक, और ये है सेंट पीटर्सबर्ग, राइट। पूछा जाएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे का टर्मिनल कौन कौन सा है। सो ये है सेंट पीटर्सबर्ग, और दूसरा है व्लादिवोस्टोक। अब दूसरा चीज यहाँ पे मैप से ही क्लियर है, जो देखिएगा यहाँ पे देखिए कि एक बाल्टिक सागर है,
और यहाँ का एरिया है जो पैसिफिक ओशन है। पूछा जाएगा कि इस रेलवे किन दो सागरीय क्षेत्र को जोड़ता है। सो दिस ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट बाल्टिक सी एंड पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशन दैट इज। अगर दोनों ओशन ही दे दिया जाए तो बाल्टिक सी इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक, तो लिखेंगे अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन ऑल्सो। आपको जो ऑप्शन आता है उसके अनुसार आप उसको टिक करें। सो आपको पहला कैरेक्टर हुआ कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है। हम जो बुक्स के आधार पे पढ़ते हैं, अ, इतनी बड़े लेंथ को पढ़ते हैं। 9332 किलोमीटर जो है इसका लेंथ है, और यह विश्व की सबसे लंबी रेलवे नेटवर्क सेवा है। सो तीन इंफॉर्मेशन हमने बताया आपको कि ये व्लादिवोस्टॉक से लेके सेंट पीटर्सबर्ग तक है। पहला, ये बाल्टिक सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सेवा है। अब यहाँ पे चले गए कि इसकी विशेषता पूछ दे तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि यहाँ मॉस्को है, यहाँ पे देखिए चीता है, चीता चाँद इसको लिखा हुआ, ये स्पेलिंग गलत है, एक्चुअली चीता है, और उमस्क है। और इसकी आसपास देखिएगा जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो ना सिर्फ ये रूस को जोड़ता है बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जोड़ता है। इधर देखिएगा तो ये यूक्रेन हो जाएगा, यहाँ पे उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ये मंगोलिया हो जाएगा, ये चाइना हो जाएगा। तो इन सारे कंट्रीज को जोड़ने के लिए ये साइबेरियन रेल रूट है। तो आपको समझ में आया होगा, टर्मिनल्स, ओशन, और जो दक्षिण भाग के सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इसको जोड़ने का काम करता है। इसकी दूसरी विशेषता इस रूप में हुई। अब देखिए रूस का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो पता चलेगा कि रूस का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये औद्योगिक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये एरिया आपका स्टेपी रीजन है, जो आपका अनाज उत्पादन करता है, और ये एरिया आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया है। तो ये तीन आर्थिक क्षेत्र है जिसको जोड़ने का काम ये साइबेरियन रेलवे करता है। सो इट कनेक्ट द थ्री इकोनॉमिक जोन ऑफ रूस, एंड आल्सो इट इंटीग्रेट द लार्ज कंट्री लाइक रूस। आप देखेंगे कि यह पूरे विश्व को में सबसे बड़ा देश है और सबसे लंबा नेटवर्क है, और रेल भी देश के एकीकरण में काम करता है। तो मेरे ख्याल से जब कभी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो इन सभी पॉइंट्स को एक विशेषता के रूप में लिख दीजिए। इट्स द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इट कनेक्ट व्लादिवोस्टॉक टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड also connect the Baltic Sea and Atlantic Ocean area. It connect Central Asian countries to Rus, and also it connect the three economic zone of Russian territorial area, and it is a means of integration of Rus. So इतनी चीजें अगर याद रखें तो आपका ये कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये चीजें दायरे में आ जाएगी। अब ये बात जरूर रखें, मैप के लिए ये व्लादिवोस्टॉक जरूर याद रहे और सेंट पीटर्सबर्ग जरूर याद रहे। ये आपको दोनों टर्म के रूप में पूछता है कहाँ लोकेटेड है। अब देखिए इसको मैंने ऐसे प्लेन पेज लिया था। एक दूसरा नेटवर्क है जिसको मैं याद कराना चाहूंगा, ये है आपका अ, ये एरिया ट्रांस कैनेडियन रेलवे। जितना आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण एरिया आपका ट्रांस कैनेडियन है। यहाँ पे देखिए एक एरिया आया हैलिफैक्स, और ये एरिया आया वैक्यूवर। यहाँ विक्टोरिया लिखा हुआ वैक्यूवर, राइट। सो जो ये नेटवर्क है कैनेडियन रेलवे, ये जोड़ता है हैलिफैक्स को और वैक्यूवर को। आपको टर्मिनल से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, किस महासागर को जोड़ता है, तो आपके पास ये पैसिफिक है और यहाँ पे अटलांटिक है। कभी कभी ये मैप में क्या करेगा, इसको इरेज कर देगा, और आपको पूछेगा कि एग्जामिनर जो आपसे एग्जाम में पूछना चाहेगा कि इस एरिया को इरेज करके पूछ लेगा कि ये कौन सा ओशन है जिसे ट्रांस कैनेडियन रेलवे जोड़ती है। दूसरा चीज ये ध्यान दीजिएगा, इसके टर्मिनल मैप का अभिन्न हिस्सा है। ये दूसरी विशेषता हुई। अब पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिविटी से व्हाई इट वाज कंस्ट्रक्टेड, क्यों बनाया गया, ट्रांस कैनेडियन रेलवे को की जरूरत क्यों पड़ी।
या फिर ऐसा देखिएगा, हॉट्स टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा पूछता है कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे का निर्माण क्यों किया गया, इसका क्या आर्थिक महत्व है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी है, जो फर्स्ट पॉइंट आप जरूर लिखेंगे कि 1886 में यहाँ पे एक प्रांत है, उसको बोलते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा का पश्चिमी प्रांत जो है उसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत कनाडा में शामिल हुआ और उसके एकीकरण के लिए इसका निर्माण किया गया। तो फर्स्ट वाइटल चीज याद रखिए, अगर ऑब्जेक्टिविटी में आए कि व्हाई इट वाज कंस्ट्रक्टेड, सो इट वाज कंस्ट्रक्टेड टू इंटीग्रेट द प्रोविंस ऑफ कनाडा दैट वाज ब्रिटिश कोलंबिया स्टिल द पार्ट ऑफ कनाडा। सो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत को कनाडा में शामिल करने के लिए, उसको एकीकृत करने के लिए इसका निर्माण किया गया। पहला वाइटल इशू हो गया जो लिखेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण एरिया है, जो इस पे ध्यान दीजिएगा, कनाडा का भी एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक जोन बनता है। ये आपका कनाडा, जो आपका ईस्टर्न कनाडा है, आपका ये कनाडा जो सेंट्रल कनाडा है, और कनाडा का ये एरिया, ये तीनों आर्थिक रूप से अलग अलग रूप से उपयोगी हैं। सो दिस एरिया, द ईस्टर्न एरिया इज अ इंडस्ट्रियल एरिया। जितनी इंडस्ट्रीज हैं कनाडा के, वो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में है। आप देखेंगे सारे ब्रिटिश और फ्रेंच पॉपुलेशन का एरिया है ये। यहाँ पे इट इज इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ कनाडा। अब देखिएगा कनाडा का जो ये सेंटर एरिया है, ये एरिया, यहाँ पे प्रेरी घास का मैदान है, और ये बहुत बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। सो मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। आप इसको भी याद अगर लिखिए तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए एक जगह आ रहा है विनिपेग, ये विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी के रूप में है, लार्जेस्ट व्हीट मार्केट के रूप में है। सो ये प्रेरीज एरिया का विनिपेग एग्रीकल्चर एरिया आया। और आपने जाना होगा कि कनाडा विश्व का सबसे प्रमुख पेपर प्रोड्यूसर कंट्री है। यहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, राइट। अब देखिए तीनों आर्थिक क्षेत्र को जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया। तो मेरी बात ध्यान रखिए कि आपको पूछा जाए why Trans-Canadian Railway was constructed, then we'll have two clauses. The first, to integrate the British Columbia province of Canada, जो 1886 में आया, और सेकेंड, ये एरिया जो तीन आर्थिक क्षेत्र हैं उसको जोड़ने के लिए उसका निर्माण किया गया। तीन आर्थिक क्षेत्र क्या है? पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है, मध्यवर्ती गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया वी हैव कॉनिफेरस फॉरेस्ट एरिया। तो आपका एक दूसरा पॉइंट बन जाएगा, इसको आप इसके इस रूप में याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें और भी बता जाइए कि यहाँ पे जो एरियाज है उसका और भी क्या महत्व है। सो देखिएगा यहाँ पे मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है, कैडबरीज है, कैडबरीज है, ये सारे इंडस्ट्रीज की एरियाज हैं जो आपको ईस्टर्न एरिया में औद्योगिक रूप से विकसित हुए हैं। ये आपका व्हीट एरिया है, और जो ग्रेट लेक्स एरिया है यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है जो अमेरिका से शेयर होता है। सो इस कारण से ट्रांस कैनेडियन रेलवे का विकास हुआ मेरे सर ख्याल लास्ट से। में कुछ क्वेश्चंस भी ले लीजिएगा, क्वेश्चंस भेजा है आपको। हाँ जी, लास्ट हमें लास्ट आपने में सर, भेजा है। लास्ट में सर। हाँ जी हाँ जी। जी 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 सर, हम इसको क्वेश्चन ओके लेंगे, ओके ओके डिस्कस ओके। डिस्कस्शन कर लेता हूँ। ये बहुत ही लंबे चैप्टर है और ढेर ठीक है सारी सर, चीजें इसमें ठीक है आएंगे। सर। हाँ, ओके तो ओके। विल कम टू द ऑल द क्वेश्चन क्वेरीज ऑफ ऑडियंस, राइट। तो इस चीजों को हम लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो आई थिंक पॉपुलेशन एरिया से आ गया है। सम ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम द दिस चैप्टर आल्सो। ये दो ही तीन क्वेश्चन है जो इस सेक्टर से आए हैं, इस चैप्टर से। मैं उसको डील करता हूँ बाद में। एक्चुअली ये क्वेश्चन पॉपुलेशन से ज्यादा है। अ, अब बात आता हूँ कि आपको मैंने बताया कि दो 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आपको कंप्रीहेंशन के रूप में भी आएगा और आपको जनरल क्वेश्चन के रूप में भी आएगा। द फर्स्ट इज ट्रांस कैनेडियन रेलवे, एंड द सेकंड यू हैव दिस वन, इट्स कैनेडियन रेलवे। अब देखिए जो तीसरा रेलवे नेटवर्क है जिसको बोलते हैं हम यूनियन पैसिफिक रेलवे, इससे कोई लंबे क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यूनियन पैसिफिक रेलवे किस देश का रेलवे नेटवर्क है। दैट इज अ नेटवर्क ऑफ
यूएसए। आपको ध्यान देना है, जिस कंटेंट्स के अनुसार मैं कहता हूं कि ये पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, सो उसके कंटेंट्स के अनुसार कह रहा हूं। इट्स अ पार्ट ऑफ यूएसए। जैसे ट्रांस कैनेडियन रेलवे इज अ पार्ट ऑफ कनाडा। इन द सेम वे यूनियन पैसिफिक रेलवे इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। एक पार्ट हो गया। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो यह किन दो एरिया को जोड़ता है। दो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ये देखिएगा, यहाँ पे इस एरिया में एक सिटी हुआ, दैट इज न्यूयॉर्क, और यहाँ पे एक सिटी हुआ, दैट इज सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कैनेडियन रेलवे हैलिफैक्स से लेकर आपको वैंकूवर था, इसी तरह जो आपको यूनियन पैसिफिक रेलवे है, इट कनेक्ट्स न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को। सो दो ही पॉइंट्स इसमें से याद रखें, यूनियन पैसिफिक रेलवे से किस कंट्री में है और किन दो एरिया को जोड़ता है। मेरे ख्याल से दोनों चीज आपने लिखा होगा, इसको याद कर लें। अब देखिए, चौथा रेलवे नेटवर्क आपको पूछा जा रहा है, वो है आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मीन्स इट कनेक्ट्स द टू एंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। This is Sydney. This is eastern part of Australia, Sydney, and this one Perth. अब देखिए, पर्थ से लेके सिडनी तक जो रेल मार्ग का विकास किया गया, उसको बोलते हैं हम ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। अब पर्थ जो है वो इंडियन ओशन में है, और सिडनी जो है वो है आपका पैसिफिक ओशन में। पूछा जाएगा कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे किन दो सागरों को जोड़ता है। सो इट कनेक्ट पैसिफिक ओशन एंड ऑल्सो इंडियन ओशन। तो ये चीजें आपको कन्वे हो गई होगी। अब देखिए, यहाँ पे जिस तरह हमने अमेरिका पढ़ा, जिस समय हमने रूस पढ़ा, उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक जोन बनता है इसका। ये एरिया गोल्ड प्रोडक्शन एरिया है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली है। यहाँ पे देखिएगा आयरन प्रोडक्शन होता है, दैट इज अ ब्रोकन हिल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ पे आपका डाउन्स का घास का मैदान आता है। तो इन सभी आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का विकास किया गया। इसमें से आपको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा आपको सिंपल क्वेश्चन, नॉर्थ टू साउथ वाला। यहाँ से यहाँ तक एक रेल मार्ग है जो बुक में बनाया नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में बताया हुआ है, और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज एस्टुवर्ट रेलवे। अब देखिए, यहाँ पे ये सबसे क्रिटिकल एरिया आ गया कि जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने के लिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन मार्ग है, वेरी क्लियर। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और मेलबोर्न को जोड़ने के लिए जो मार्ग बना, उसको बोलते हैं एस्टुअर्ट रेलवे। जो कुछ चीजें एनसीईआरटी में हिडन होती है, उस पर ध्यान दीजिए, तो 1 मार्क्स के एरिया बच जाएंगे। सो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने के लिए जो रेल मार्ग बना, उसे बोलते हैं वेस्टवर्ड रेलवे। सो इन दोनों चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, एक यहाँ पे ओरिएंटल एक्सप्रेस है, जिसका मैप आपकी बुक में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस दायरे में आ सकते हैं, आपको पूछ सकता है। सो देखिएगा, यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ पे अगर रफ मैप बना लें तो हमारे एक इमेज बन जाए, और उसके अनुसार हम उसको याद कर ले सकते हैं। सो ये एरिया आपको इटली का एरिया है। यहाँ पे जो ओरिएंटल एक्सप्रेस है, ये फ्रांस से शुरू होता है, और जो आपका इटली का, ये यूरोप का पूर्वी एरिया है, वहां पे एक शहर है इस्तांबुल, वहां तक ये रेल मार्ग जाता है। पूछा जाएगा कि ओरिएंटल एक्सप्रेस कहां से कहां तक है, तो ये एरिया हो गया पेरिस, और ये एरिया हो गया इस्तांबुल। सो फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल, पेरिस फ्रांस का एरिया हो गया। अब पूछा जाएगा कि इसका विस्तार कहां से कहां तक करना है, तो देखिएगा कि ओरिएंटल एक्सप्रेस का अर्थ ही होता है कि यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए बनाया गया रेल मार्ग। तो देखिएगा, इसे एशिया के बैंकॉक, थाईलैंड तक इसको ले जाना था। बैंकॉक, या इसको लिख दीजिए थाईलैंड, और ये पेरिस है। और
यूरोप में यहाँ पे ये ब्रिटेन का एरिया है, ये एरिया ब्रिटेन का, यहाँ पे लंदन है, इससे जोड़ना था। तो यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए जो मार्ग बना उसको बोलते हैं हम ओरिएंटल एक्सप्रेस। तो जो बना हुआ मार्ग है वो है आपका पेरिस टू इस्तांबुल, इतना लिखेंगे। और यहाँ पे दो मार्गों पे थोड़ा सा काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे लंदन और पेरिस के बीच यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे है, इसको हम यूरो टनल कहते हैं। विश्व में पहला भूमिगत रेलवे या ऐसा रेलवे जो समुद्र के जल के नीचे एक सुरंग बनाकर जोड़ा गया हो, ऐसे टनल को बोलते हैं हम यूरो टनल। इट कनेक्ट फ्रांस टू लंदन। सो इस तरह का मार्ग है जो जोड़ेगा लंदन से लेकर बैंकॉक तक। अब ध्यान दीजिए, अभी क्या है बाद में क्या होगा इसको ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल बना हुआ है, और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जो इस्तांबुल से थाईलैंड और यूरो टनल के द्वारा जो अभी जुड़ा हुआ है लंदन टू पेरिस, इस तरह के मार्ग से क्वेश्चन आएंगे जो आपका फिफ्थ मार्ग है। सो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि हमने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे में 5 रेलवे को पढ़ा। एक पढ़ा पहला ट्रांस साइबेरियन, पहला रेलवे क्या हुआ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। सेकेंड हमने पढ़ा ट्रांस कैनेडियन रेलवे। थर्ड वन हमने पढ़ा दैट इज ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ये तीनों से आपको मैप वर्क पूछे जाएंगे और कंपेरिजन से 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा एरिया आया ओरिएंटल, और नेक्स्ट जो था यूनियन पैसिफिक। ये आपको ऑब्जेक्टिविटी के तौर पे याद कर लें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, उसके जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं उसको देख लीजिएगा तो चीजें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज आई जो ट्रांसपोर्टेशन में सारी चीजें बहुत ही डिटेल चीजें हैं जिसको ध्यान देने की जरूरत है। एक है इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज वाटरवेज एंड शिपिंग कैनाल। इनलैंड मींस जो नदियों के द्वारा होता है, ओवरसीज मींस इट इज बाय पोर्ट्स, और shipping canal means it connect the two continental area or the continental area by means of canal. So नहर के द्वारा, पत्तनों के द्वारा और नदियों के द्वारा परिवहन का ये व्यवस्था है। अब देखिए कभी कभी पूछा जाएगा, आमतौर पे पूछा जाता है 5 मार्च तक का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलमार्ग किस प्रकार अन्य माध्यमों से बेहतर है। सो सबसे पहली चीज आता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, पहले याद रखेंगे। दूसरी चीज है ये लेस पॉल्यूटेंट है, इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, कम होता है, सो लेस पॉल्यूटेंट। तीसरी चीज है इसमें ईंधन का खर्च कम होता है, और चौथी चीज ये है कि इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं लगता है। कंस्ट्रक्शन देखिएगा कि अगर कोई वॉल्यूम की बात करें, समुद्री जहाज जा रहा हो तो कई जहाज एक साथ जा सकते हैं, उसके निर्माण की जरूरत नहीं पड़ती है और उसके मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगते हैं। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा, पॉल्यूशन फ्री होगा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बल्कि या भारी सामान के लिए यह बेहतर परिवहन का साधन है। तो आपको पूछा जाएगा हाउ वाटर बेज बेटर देन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आमतौर पे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो अब चलिए इस एरिया में जहां पे आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है और उसे हमें जस्टिफाई करना पड़ता है, आमतौर पर 3 मार्क्स के जो मैप लोकेशन क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका स्वेज नहर का एक मानचित्र दिया हुआ है, आपको 3 मार्क्स के मैप क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे देखिएगा कि पूछा जाता है कि स्वेज नहर का 2 टर्मिनल बताइए। यहाँ पे देखिए एक एरिया आता है, इसको बोलते हैं हम स्वेज, और इसको बोलते हैं हम पोर्ट सईद। एक एरिया हो गया स्वेज एंड द सेकेंड एरिया हो गया पोर्ट सईद। पूछा जाएगा कि इस नहर का 2 टर्मिनल कौन कौन सा है। जो
लाल सागर में है उसे बोलते हैं हम स्वेज, और जो भूमध्य सागर में है उसे बोलते हैं हम पोर्ट सईद। एज ऑब्जेक्टिविटी पूछ दे, स्वेज नहर का जो बंदरगाह है पोर्ट सईद किस सागर में स्थित है? इट इज लोकेटेड इन मेडिटेरियन सी एंड स्वेज इज लोकेटेड इन रेड सी। ये आपका टर्मिनल्स हो गया। अब यहाँ पे ये है कि इसका निर्माण और इसका फायदा क्या हुआ। देखिएगा कि यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को कम किया। जब इसका 1869 में इसका फॉर्मेशन हुआ, तो उसके बाद जो आप देखते होंगे कि आपका अफ्रीका था, ये आपका एरिया है, तो पहले लोग यूरोप से यहाँ जर्नी करके आते थे। नाउ इट बिकम अ वेरी इजी टू कम फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू इंडिया। सो यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को कम किया। ऐसा पूछा जाए कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वेज कैनाल, द फर्स्ट इट विल बी इट रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और इससे दो वस्तुओं का व्यापार होता है। अब देखिएगा जो एशियन कंट्रीज हैं वहां पे ईंधन है और मिनरल्स है, और यूरोपियन कंट्रीज में फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इन दोनों चीजों का इन क्षेत्रों में व्यापार होता है। सो स्वेज कैनाल को मैप में याद रखें और इन तीनों पॉइंट्स को याद रखें। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा कैनाल आया, अगेन मैप से क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना है। और मैप पे यहाँ सावधान रहना है कि ये एरिया कई मार्क्स का क्वेश्चन लेके आता है डिफरेंट व्यू का। पनामा नहर देखिएगा कि यहाँ पे एक जगह है, ये एरिया, और यहाँ पे एक एरिया जहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पे देखेंगे एरिया, इसको कहते हैं हम कोलोन, और यहाँ पे जो एरिया है उसको बोलते हैं पनामा। जो बच्चे गलती करते हैं, जहां पे देखने की उनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले देखिए कि कोलोन है और पनामा है, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं। पूछा जाएगा व्हाट आर द मेन टर्मिनल ऑफ पनामा कैनाल, द फर्स्ट इज पनामा एंड सेकेंड इज कोलोन। अब पनामा किस सागर में स्थित है ये ध्यान रखना है। ये पनामा जो है, सॉरी कोलोन जो है, वो अटलांटिक महासागर में है, is a part of Atlantic Ocean and Panama is a part of Pacific Ocean. तो ऐसा भी पूछ देगा कि किन दो महासागरों को जोड़ता है। सो इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। दोनों चीज ध्यान रखना है, कौन से टर्मिनल हैं और किन क्षेत्रों को जोड़ता है। देखिए दो विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखनी है कि इसको बनाया क्यों गया, अमेरिका इस प्रोजेक्ट को लेकर या इस चीज को क्यों बनाया और इससे क्या फायदा हुआ। इस चीज को मैं थोड़ा सा बैक करके इस पेज पे लाना चाहता हूँ, जिससे आप समझ पाए, इस एरिया को जान पाए। इस एरिया में देखिए कि कोई एक सिंपल सा पेज लो जिसपे आपको समझा दूं कि एरिया कैसे डेवलप हुआ और पनामा नहर की उपयोगिता किस प्रकार है। इस एरिया में जो प्लेन पेपर है उसको मैं उसी पे लाना चाहूंगा। यहाँ पर ही ले लीजिए कि अमेरिका का मैप इस प्रकार का है, और यहाँ पे पनामा कैनाल है। ये एरिया 49 डिग्री लैटिट्यूड है, और ये एरिया आर्कटिक का एरिया है। इन दोनों चीज को ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिएगा, अगर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर से सैन फ्रांसिस्को जाना है तो इसको पार करके जाना बड़ी मुश्किल है। करीब 13,000 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है, इसको कवर करना होगा। दूसरी चीज ये बात है कि ये आइस फ्रोजन रहता है पूरे ही वर्ष अधिकांश समय में। तो अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र से कनाडा को पार करके दोनों महाद्वीपीय क्षेत्र को जोड़ना मुश्किल था, इसलिए अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण किया। पूछा जाएगा कि व्हाई अमेरिका, व्हाट्स द बेनिफिट फॉर अमेरिका, अमेरिका को इससे क्या फायदा है। सो अमेरिका कंस्ट्रक्टेड दिस कैनाल टू रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को। इसका इसलिए होगा कि अगर आर्कटिक महासागर से होकर इस दूरी को कवर किया जाता तो 13,000 किलोमीटर की दूरी को कवर करना होता, एंड बाय परचेजिंग द लैंड ऑफ अराउंड 12 किलोमीटर एरिया, स्ट्रिप को इन्होंने एक नहर का बनाया, एंड नाउ इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन।
सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो नहर बने हुए हैं, तो सागर के जल का जो स्तर है वो एक जैसा नहीं है, तो इसमें कई लॉक सिस्टम है। पूछा जाएगा कि इसमें किस में लॉक सिस्टम है, किस में नहीं है। अगर दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो पूछा जाएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सुएज कैनाल एंड पनामा कैनाल। तो सभी पॉइंट तो लिखेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस है कि वहां पे लॉक सिस्टम नहीं है, यहाँ कई लॉक सिस्टम से होके ये जहाज क्रॉस करती है। तो देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सम 5 पॉइंट्स याद रखने हैं कि पनामा कैनाल क्या है और सुएज कैनाल का क्या सिग्निफिकेंस है। आमतौर पे कंपेरिहेंशन क्वेश्चन हमेशा से इस एरिया से आए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक ध्यान दीजिए कि हमने जो अभी तक एलोबरेट किया, हमने करीब 5 मैप्स को एलोबरेट किए हैं जो आपका क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ऑस्ट्रेलियन रेलवे, पनामा कैनाल एंड सुएज कैनाल। इसमें से कोई एक एरिया आपको डिटेल दिया जाता है, 3 to 5 मार्क्स का आपको मैप के साथ एलोबरेट करना होता है। अब चलिए आइए हम बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में आप बात करते हैं कि जो नदियों के द्वारा जो परिवहन होता है उसे हम इनलैंड वाटरवेज के रूप में हम पढ़ते हैं, राइट। उसमें देखिएगा कि यहाँ पे एक व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा है, मैं उस पे आ जाऊं। मैं मोनोटोनस आपको नहीं बताते रहूं। देखिए, एक स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है, मेंशन टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ साइबेरियन रेलवे। साइबेरियन रेलवे के 2 टर्मिनल्स का नाम बताएं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया व्लादिवोस्टॉक से लेकर यह सेंट पीटर्सबर्ग तक है। हमने अभी मैप में बताया था कि व्लादिवोस्टॉक आपको ओखोटस सागर में है, प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है, और बाल्टिक सागर के तट पे सेंट पीटर्सबर्ग है। तो इन चीजों को आपने पढ़ा है, इन चीजों को देखा है, आप उस चीज को ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए, जो एरिया पूछा हुआ है, सेक्टर्स है, इसे चैप्टर का हिस्सा बनता नहीं है। सो रेस्ट ऑफ द सेक्शन हम इसको ध्यान देंगे। मैं ऐसा कर लूं कि इसमें से अन्य चैप्टरों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी जवाब दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने अन्य चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं, जिसको मैं बता दूं कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ऐसा पूछा है। जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से 3 कारक होते हैं। एक कारक होता है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, और तीसरा होता है प्रवास। सो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के द्वारा जनसंख्या परिवर्तित होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है कि फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होता है, या हिंदी में कहिए तो स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जो कच्चे माल पे निर्भर नहीं होता है और हल्के निर्माण के लिए जाना जाता है, जहां परिवहन के साधन महत्वपूर्ण होते हैं, कच्चे माल महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। ऐसे उद्योग को हम फुटलोज इंडस्ट्रीज या स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। आमतौर पे देखिएगा, जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज होते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। आपने कभी देखा होगा दिवाली वगैरह में सीरीज बल्ब वगैरह से जाते हैं, तो हल्के इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण होता है। ऐसे उद्योग फुटलोज इंडस्ट्रीज में शामिल किए जाते हैं। आ, एक कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हॉट्स टाइप का किसी व्यूअर्स ने लिखा है, देयर इज नो कंसेंसस ऑन एग्जैक्टली डिफाइन द विलेज एंड टाउन्स। ये हॉट्स टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से हमने इसको पढ़ाया हुआ है इससे पहले। तो फिर भी ध्यान दीजिए कि अर्बन और रूरल एरिया के डिमार्केशन के लिए जनसंख्या आकार को शामिल करते हैं। हर एक देशों की जनसंख्या आकार को अलग अलग लिया है। जैसे भारत में 5,000 रुपया है, 5,000 पॉपुलेशन है। रुपये ना कह के आप पॉपुलेशन को लीजिए, 5,000 पॉपुलेशन को अर्बन एरिया मानते हैं। नॉर्वे स्वीडन में 200 पॉपुलेशन को अर्बन मानते हैं। और हमारे जापान और जहाँ तक वेनेजुएला का सवाल है, वहाँ 30,000 करीब पॉपुलेशन को एक अर्बन एरिया मानते हैं। सो विश्व के देशों के बीच एक कॉन्सेंसस नहीं है कि कितनी पॉपुलेशन को अर्बन माना जाएगा। अपने देश के अनुसार उसको जस्टिफाई करते हैं, वहाँ का कितना पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स के अनुसार इसी तरह मेंशन करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन पे हम फिर आएंगे। मैं इस टॉपिक पे आ जाऊं जो आपको एक कैपेसिटी बिल्ड करेगा।
ये राइन रिवर आपका सबसे महत्वपूर्ण एरिया है आंतरिक जलमार्ग में, इसे जरूर ध्यान से देखें। राइन नदी का एक एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक स्विट्जरलैंड दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप नीदरलैंड देख रहे होंगे, ये दो एरिया। स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसल, जहां से ये मार्ग शुरू होता है, और नीदरलैंड का एक जगह है रोटरडम, जहां तक जाता है। तो पूछा जाएगा राइन नदी किन दो टर्मिनल्स को जोड़ता है। सो इट कनेक्ट्स बेसल ऑफ स्विट्जरलैंड टू रोटरडम ऑफ नीदरलैंड। एक एरिया आया। दूसरा पॉइंट ये आ गया कि इसके सराउंडिंग कौन कौन से देश हैं। देखिए, जो एरिया है स्विट्जरलैंड का, उसके वेस्टर्न पार्ट में जर्मनी आता है, ईस्टर्न पार्ट में फ्रांस आता है, नॉर्थ ईस्टर्न में नीदरलैंड आता है, और नॉर्थ वेस्टर्न में बेल्जियम आता है। सो इन सभी देशों को सेवा देता है। सो पूछा जाए कि राइन नदी के द्वारा किन सभी देशों को सेवा मिलती है। सो वी हैव 5 countries served by Rhine River, and these countries are Switzerland, Germany, France, Belgium and Netherlands. सो राइन नदी से संबंधित आपको 3 बातें याद रखनी है कि राइन नदी स्विट्जरलैंड और रोटरडम को जोड़ती है, या यूरोप की सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। आपको 1 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है, which one is the busiest waterways of Europe? So this one is a Rhine is the busiest one, and it begins from Basel and ends near Rotterdam. इन चीज को याद रखना है। किन किन देशों को सेवा देता है, तो हम इन चीजों को 5 देशों को याद रखें। फिर आगे पूछ दे कि यूरोप के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, द फाइनल एरिया। इसके 2-3 क्लाउजेज आ जाएंगे जो हॉट स्टेप का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले जो वेस्टर्न यूरोप है वो अर्बन एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये 2 चीजें पहले क्लॉज में आएगी कि पश्चिमी यूरोप में नगरीय जनसंख्या है और औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके लिए आंतरिक परिवहन सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा जो सबसे वाइटल पॉइंट आएगा कि यूरोप के दक्षिणी भाग, मध्य भाग में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ऐसे देश हैं जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के लिए यह परिवहन का प्रमुख साधन है। So, मेरे साथ फिर से याद कीजिए कि राइन नदी के लिए हमें जो वैल्यू पॉइंट्स हैं, जिसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, वो कौन कौन सा है। पहला ये टर्मिनल्स याद कीजिए, फ्रॉम बेसल टू रोटरडम। देशों को याद कीजिए, कौन कौन सा देश इससे सेवा लेता है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। इसका विकास क्यों महत्वपूर्ण हुआ यूरोप के लिए? इट्स ड्यू टू सर्विंग this area. This river is serving the industrial area and also serving some of the landlocked countries, ऐसे देश जिसकी समुद्री सीमा नहीं है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो इस तरह इसको याद कर लीजिएगा। वोल्गा देखिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी 1 मार्क्स के लिए जरूर याद रखिए कि वोल्गा रिवर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी है रूस की, रशियन एरिया। पूछा जाएगा वोल्गा किस देश की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक सेवा है। सो इट इज अ रशियन इनलैंड वाटरवे सिस्टम। वोल्गा नदी किस एरिया से जोड़ती है, तो वहां पे देखिए वोल्गा का जो ड्रेनेज एरिया है वो कैस्पियन सागर है, जहां वोल्गा नदी गिरती है, और वहां ये महत्वपूर्ण एरिया बनता है। सो 2 पॉइंट्स इसके लिए महत्वपूर्ण एरिया के रूप में याद कीजिए। अब देखिए हमने एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया को चुना अमेरिका से। अमेरिका से एक सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो बहुत डिटेल भी पूछ सकता है आपको। इस चीज पे ध्यान दीजिए, मैं एक रफ मैप बना रहा हूँ, इसके आधार पे ध्यान दीजिए। देखिए कि अमेरिका के इस एरिया में इस तरह का 5 लेक्स है। इसको हम सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी एंड ओंटारियो कहते हैं। ये सभी 5 लेक्स का जो सराउंडिंग एरिया है आयरन स्टील इंडस्ट्री का हर्ट है। सभी एरिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री विकसित हुए हैं। अब आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो गुड्स होगा वो बहुत ही हेवी होगा। अगर सरफेस ट्रांसपोर्टेशन हो तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा। तो अमेरिका ने ये 5 झीलों को जिस नदी के द्वारा जोड़ा उसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी।
सो पूछा जाए कि सेंट लॉरेंस मार्ग किस एरिया को जोड़ता है? इट कनेक्ट्स ग्रेट लेक्स एरिया टू अटलांटिक कोस्ट एरिया एंड इट इज द बिजिएस्ट वाटरवेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका का सबसे व्यस्त जलमार्ग एरिया है। ध्यान दीजिएगा, इन चीजों को याद रखिएगा कि सेंट लॉरेंस मार्ग अमेरिका और कनाडा को विभाजित भी करता है और अटलांटिक तट को आपको महान झील क्षेत्र से जोड़ता है। यहाँ पे देखिएगा एक सिटी है मॉन्ट्रियल, जो इसके पोर्ट सिटी के रूप में यूज होता है नियर द माउथ ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर। ऐसे भी जनरल पूछते हैं कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सप्लेन इनलैंड वाटर सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब, विश्व के सभी इनलैंड वाटरवेज का वर्णन करें, तो आपको राइन मार्ग हो गया, बोल्गा, यू हैव सेंट लॉरेंस। एक मार्ग है जो मिसिसिपी मिसौरी का है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये अमेरिका का एरिया है। फिर से मैं एक रफ मैप बना रहा हूँ। यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है और इस एरिया में मिसिसिपी और मिसौरी नदियां आती हैं। सो मैक्सिको की खाड़ी को एरिया को जो मध्य अमेरिका से जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं हम मिसिसिपी मिसौरी वाटरवेज। क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में हमें ये जलमार्ग याद हो गया। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट एरिया है, एक महत्वपूर्ण एरिया, वो एरिया है नॉर्थ अटलांटिक रूट। जितने रूट है इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूट है। इस पे थोड़ा सा मैं काम करना चाहूंगा कि ये एरिया आपका अफ्रीका का एरिया आया और यहाँ पे जो एरिया है ये एरिया साउथ अमेरिका का एरिया है। ऐसा कुछ बना दे, सिमिलर मैप लगता है ऐसा। यहाँ यूरोपियन मैप है। यहाँ इन दोनों के बीच जो सागर है उसे बोलते हैं हम एटलांटिक सागर। सो अटलांटिक महासागर का जो इधर का एरिया है वो अमेरिका हो गया और इधर का एरिया यूरोप एंड अफ्रीका हो गया। इन दोनों के बीच सबसे ज्यादा व्यापार है विश्व में, यानी कि विश्व का 25% व्यापार इस रूट से होता है, नॉर्थ अटलांटिक रूट से। सो इट इज द बिजिएस्ट वाटरवेज इन द वर्ल्ड, जिसके कारण इसे हम ट्रंक मार्ग कहते हैं। पूछा जाएगा इस वेज को, नॉर्थ अमेरिकन अटलांटिक मार्ग को ट्रंक मार्ग क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द बिजिएस्ट वाटरवेज एंड कनेक्ट कवर 25% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। विश्व के 25% व्यापार को ये कवर करता है, जिसके कारण इसको हम ट्रंक मार्ग कहते हैं। यहाँ पे और भी ध्यान दीजिए कि जो आपका जो एरिया है यूरोप का, यहाँ पे थोड़ा मैप वर्क कर लें तो ज्यादा इजी होगा। इस एरिया में यहाँ पे देखिएगा कि अमेरिका का एरिया, यूरोप का एरिया है, यहाँ पे नॉर्थ कैप है। यहाँ पे जर्मनी का एरिया है जिसको हम हैम्बर्ग कहते हैं, और यहाँ पे एरिया है जिसको हम लंदन कहते हैं। इस एरिया में न्यू ऑर्लियंस है और यहाँ पे बोस्टन है। ये सभी आपको मैप लोकेशन में पूछा जाएगा। किस रूप में पूछा जाएगा मैं बताता हूं। अगर पूछे विश्व का सबसे उत्तरी पत्तन कौन सा है, तो ये नॉर्वे का नॉर्थ कैप, द नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज नॉर्थ कैप। और ऐसा पूछा जाए कि ये अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी में स्थित बंदरगाह, दैट इज अ न्यू ऑर्लियंस। बाकी चीजों को याद रखिए तो ये चीजें कवर हो जाएगा, याद हो जाएगा। सो एटलांटिक रूट आपको मेजर रूट है, आपको इसे 3 से 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैप है नहीं वहां पे, सिर्फ अपने से बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका एरिया आ गया मेडिटेरेनियन इंडियन ओशनिक रूट। अब यहाँ पे देखिए कि ये एरिया है आपका अफ्रीका का, ये सऊदी अरब का, ये इंडिया का, हमने गैप ज्यादा बना दिया है, और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी से चल के स्वेज, स्वेज से चल के लाल सागर, अरब सागर, और इस एरिया में
सिंगापुर। इन सभी एरिया को जोड़ने के लिए जो रूट बना उसे बोलते हैं हम मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन रूट। सो दिस रूट कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी टू सिंगापुर, इस एरिया को जोड़ता है। अब इस रूट के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आप याद रख लीजिए, तो मैप वर्क इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पोर्ट सईद है जो आपका मेडिटेरेनियन सी में आता है। यहाँ पे स्वेज है जो आपका लाल सागर में आता है। यहाँ पे आपका अदेन है जो यमन में आता है। यहाँ पे आपका श्रीलंका का आपका कोलंबो आ जाता है और ये एरिया आपका सिंगापुर आ जाता है। दूसरी चीज देखिए, पहला इंफॉर्मेशन है हुआ कि ये हिंद महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये हुआ कि इसके मार्ग में आने वाली ये सारे पत्तन हैं, उसको मार्क कर जाइए। तीसरा है इसका महत्व लिख जाइए कि इसका क्या महत्व है। अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज के दोनों के इकोनॉमिक एरिया को देखिए तो इस रूट का महत्व पता चल जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज से मैन्युफैक्चर्ड आइटम आते हैं और एशियन अफ्रीकन कंट्रीज का जो एरिया है वो रॉ मटेरियल के लिए जाना जाता है। सो टू वे कम्युनिकेशन है, एशियन कंट्रीज से रॉ मटेरियल जाते हैं और यूरोपियन कंट्रीज से फिनिश्ड गुड्स आते हैं, उत्पादित वस्तुएं आती हैं। ये इसका महत्व है। तो इन चीजों को महत्व रखेंगे, याद रखेंगे। आप पैसिफिक रूट्स को उसी तरह पढ़ेंगे जो आपको एशिया और यूरोप को जोड़ता है। यहाँ पे 2-1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए रुकना चाहेंगे। कॉन्टिनेंटल एयर रूट के लिए आपको पूछा जाता है कि 10 से लेकर 25 डिग्री अक्षांश के बीच एयर रूट कम विकसित हुआ, ऐसा कारण लिखिए। विकसित हुआ वो तो आप मैप में देखते ही हैं, विकसित क्यों नहीं हुआ उसका कारण पूछा जाता है। पहले चीज ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, एक कारण हुआ। दूसरा, इसमें साउदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंटल एरिया कम है। तीसरा कारण है कि यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ है। तो इस एरिया तीनों पॉइंट्स को याद रख लीजिए तो याद हो जाएगा कि 10 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच एयर सर्विसेज कम विकसित हुए हैं और इससे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में इसका विकास अधिक हुआ है। तो कुल मिला के इन चीजों को कर लें तो हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे साइबर स्पेस जो है सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। अगर आपको इस चैप्टर से कोई मेजर क्वेश्चन पूछता है लास्ट एरिया तो उसको ध्यान दीजिएगा। साइबर स्पेस इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड and it connects the major offices and the areas across the globe, जो विश्व के सभी क्षेत्रों और ऑफिसों को जोड़ता है। इसकी यूटिलिटी को पूछा जाता है, आज के दिन में साइबर स्पेस का क्या महत्व है। तो इसमें देखिएगा ई कॉमर्स का यूज होता है, ई गवर्नेंस का यूज होता है, ई एजुकेशन का यूज होता है। देखिएगा आज के दिन में जैसे मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ तो विश्व का सभी एरिया जहाँ भी है तो आप इस सैटेलाइट के द्वारा, इस इंटरनेट के द्वारा किसी भी क्षेत्र में जुड़ के वहाँ उस क्षेत्र में शिक्षा का विकास कर सकते हैं। उन चीजों के लिए हमने इस चीज को ब्रीफ किया। पूछा जाएगा व्हाट यू मीन बाय साइबर स्पेस, राइट द मेन फीचर ऑफ मेन बेनिफिट फ्रॉम साइबर स्पेस। उन चीजों को आप कर लेंगे। अब हमारे पास देखिए इस चैप्टर का सबसे कोर एरियाज जिस पे मैं लास्ट 5-10 मिनट देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से आपको आधे मैप पूछे जाएंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिए। आपको पूछा जाएगा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का टर्मिनल्स। हमने अभी पढ़ा है यूनियन पैसिफिक रेलवे, ये न्यूयॉर्क हो गया और ये सैन फ्रांसिस्को हो गया। पहला रेलवे आपको याद हुआ होगा। दूसरा है ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ये हैलिफैक्स है और ये वैंकूवर है, इसका याद रहेगा। दूसरा है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपको पूरा रूस को कवर करता है और अगर अच्छे शब्दों में कहें तो पूरे विश्व में हाफ ऑफ द ग्लोब को कवर करता है। 170 डिग्री लॉन्गिट्यूड पूरे रूस का विस्तार है और ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। सो यहाँ व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग है।
इस मैप को याद रखिएगा। दूसरा जो आपको मैप वर्क में पूछा जाएगा वो ऑस्ट्रेलियन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ये सिडनी से लेकर पर्थ तक है। तो मेरे ख्याल से रेलवे नेटवर्क आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट यूनियन पैसिफिक रेलवे, सेकेंड ट्रांस साइबेरियन रेलवे, द थर्ड वन सॉरी ट्रांस कैनेडियन रेलवे, थर्ड ट्रांस साइबेरियन रेलवे, एंड फोर्थ यू हैव ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। इसके बाद देखिए कहता है कैनाल बताने के लिए नहर। तो यहाँ पे हमने दो नहर, एक नहर यहाँ और एक नहर बनाया, आपको पहचानने के लिए दिया जाता है। इसको हम पनामा नहर कहते हैं और इसे हम स्वेज नहर कहते हैं। आपको ऐसा भी करेगा कि SWEZ, राइट, ऐसे लिखें। ऐसा भी पूछेगा कि इसके टर्मिनल्स लिखते हैं, तो यहाँ पे स्वेज लिखिए, यहाँ पोर्ट सईद लिखिए, यहाँ पे आप इस एरिया में अटलांटिक एरिया में पैसिफिक एरिया में पनामा लिखिए, यहाँ कलोन लिखिए। फिर इनलैंड वाटरवेज आपको पूछा जाता है। अभी हमने इस एरिया को मार्क करें तो ज्यादा क्लियर होगा कि ये नदी है, इसको सेंट लॉरेंस कहते हैं। यहाँ है फ्रांस के पास है, हमने कहा राइन नदी। ये दोनों नदी आपको मैप लोकेशन में पूछा जाएगा। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल एरिया से जो रिलेटेड आपको आया, इसमें रेलवे नेटवर्क, उसके बाद आपका इनलैंड रिवर्स और कैनाल को इस रूप में याद कर लें। अब आपके पास जो दूसरा एरिया आया, ध्यान दीजिए कि ये सारे मैप लोकेशन आपको पूछे जाएंगे। हमने अभी बताया नॉर्थ कैप, इसको लोकेट कर दीजिए नॉर्वे में, एनसी लिख जाइए। लंदन यहाँ पे यूरोप का एरिया हो गया। जर्मनी में इसमें हैम्बर्ग बना जाइए। ऐसे हमने कहा सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस, ऐसा। तो अमेरिका में देखिएगा ये सैन फ्रांसिस्को है, ये न्यू ऑर्लियंस का एरिया आता है, और ये एरिया आता है वैक्यूवर का एरिया। इतना कवर हो गया। अब यहाँ पे देखिए न्यू रियो डी जेनेरो, कैलोन और बेलप्रासो। ध्यान दीजिएगा जब ये आपको पूछा जाए सी पोर्ट्स, तो हम यहाँ पे वेलप्रासो बनाते हैं। यहाँ ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, कोस्टल सिटीज हो गया। और कलोन हम बनाते हैं पनामा का एक एरिया जो आपका अटलांटिक महासागर में है। ऐसे यहाँ पे देखिए कि स्वेज, डरबन, केप टाउन, यहाँ लिखा स्वेज तो हमने यहाँ बना दिया, डरबन केप टाउन यहाँ बना दीजिए। और डरबन जो है अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में है। ऐसे यहाँ पे देखिए याकोहामा संघाई, याकोहामा जापान का शहर हो गया, संघाई आपका चाइना का शहर हो गया, अदीन यहाँ पे आपके यमन में हो गया, कराची पाकिस्तान हो गया, और कलकत्ता इंडिया में हो गया। तो इस तरह जितने भी डॉट्स हमने बनाए हैं, एक उसको जो मैप सिलेबस है उसको कर लें तो आपका एरिया कवर हो जाएगा। ऐसे ही जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपको एयरपोर्ट्स बताता है। एयरपोर्ट में सावधानी से बता देता हूँ कि जहाँ गलती ना हो आपको। कभी कभी पूछा गया है बच्चे को, यहाँ गलती होती है एग्जामिनेशन में। यहाँ पे देखिएगा कि एक हमने भी बताया वेलपरासो, और यहीं पे एक जगह है सेंटियागो। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि वेलपरासो और सेंटियागो में क्या फर्क है। सेंटियागो चिली के आंतरिक क्षेत्र में है और ये एयरपोर्ट है। आपको चूंकि मैप में करीब ही दिखाया होता है तो एग्जामिनेशन टाइम में गलती करते हैं। वेलपरासो जो है आपका सी पोर्ट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे जापान चलिए, जापान में थोड़ा सा अंतर बता दूं, यहाँ पे टोक्यो है, तो टोक्यो जो है वो एयरपोर्ट है, और याकोहामा जो है वो आपका सी पोर्ट है। ये दोनों डिफरेंस बहुत एग्जामिनेशन टाइम में पजल करता है, दोनों लोकेशन बहुत ही करीब होते हैं। सो याकोहामा इज अ सी पोर्ट, टोक्यो इज अ एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या है आपका वेलपरासो जो है वो सी पोर्ट है और सेंटियागो एयरपोर्ट है। बाकी चीज आपको दिखाई देता है इसको, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ये शहर आ गया डार्विन, डार्विन एक एयरपोर्ट हो गया यहाँ। न्यूजीलैंड का एक शहर हो गया वेलिंगटन, इसको दिखा जाइए ऐसे। तो इस प्रकार जो है हम मैप वर्क कर लें तो आपको पूरे सिलेबस का 50% मैप
सिर्फ इस चैप्टर से है, और इस चैप्टर पे काफी टाइम देने की जरूरत थी, और भी टाइम दिया था ज्यादा बेहतर होता, तो हम इसको और भी बेहतर आपको याद करा सकते थे। फिर भी मैं जितना काम किया हूँ इस पे आप काम करें, एक चैप्टर को पूरे एक दिन दें, तो एग्जामिनेशन टाइम में आप कंफर्टेबल फील करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दायरे में आते हैं उसको बनाइए और लिख के देखिए, मैप पे प्रैक्टिस करके देखिए, तो ये चीज आपको बेहतर समझ में आएगा, और इस चीज को हम बेहतर रूप से एग्जाम में लिख पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर था, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजों को हमने जिन चीजों को सिर्फ हमने टच किया है 1 मार्क्स के लिए, उसको जरूर याद रखें, और 5 मार्क्स के लिए मैं इसको एक बार 1 मिनट रिकैप करता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में कैनेडियन रेलवे, साइबेरियन रेलवे, ऑस्ट्रेलियन रेलवे को बहुत अच्छे से याद कर लें। जो वाटर ब्रिज है राइन का और आपका सेंट लॉरेंस मार्ग है उसको कर लें। पनामा और आपकी एरिया जो आपका स्वीज कैनाल है ये याद कर लें। तो और जो एटलांटिक रूट है, जब हम ओशन को तैयार करें तो एटलांटिक रूट को तैयार कर लें, मेडिटेरियन रूट को कर लें, और लास्ट जो सबसे वाइटल एरिया है वो साइबर स्पेस का एरिया, उससे लंबे क्वेश्चन के रूप में तैयार कर लें, तो ये चैप्टर आपको किसी रूप में गलत नहीं होगा। मेन इसको बिटवीन द लाइंस पर है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक आगे के सेक्शन में हम दूसरी क्लास में इन चीज़ों को ब्रीफ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।